अभिवृत्ति में अनुनय अनुनय परसुएशन इसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अनुनय क्या है, अनुनय की आवश्यकता क्यों और कहाँ होती है, अनुनय कैसे किया जाता है। अनुनय क्या है? किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में वांछनीय परिवर्तन करवाना ही अनुनय है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में दीर्घकालिक परिवर्तन कराना संभव है। अनुनय की आवश्यकता क्यों और कहाँ होती है? अनुनय की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ सामाजिक कुरीतियों के संदर्भ में समाज का नजरिया सकारात्मक हो, जिससे खाप पंचायत। यह पंचायत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विपरीत है। हालांकि समाज में के एक वर्ग द्वारा इसे स्वीकार्यता प्राप्त है। विभिन्न विधियों को व्यवहार में लागू करने के संदर्भ में भी अनुनय की आवश्यकता होती है। अनुनय कैसे किया जाता है? अनुनय के तरीके से संबंधित कुल 4 घटक हैं, जिनमें लक्षित श्रोता, संदेशवाहक, संदेश, मार्ग, रास्ता है। लक्षित श्रोता लक्षित श्रोता वह है जिसमें अभिवृत्ति में बदलाव कराना है, जिसके अभिवृत्ति में बदलाव कराना है। लक्षित श्रोता की विशेषता, सामाजिक पृष्ठभूमि। यदि कोई व्यक्ति किसी एक प्रकार के समाज में लंबी अवधि तक रहा हो, ऐसी स्थिति में उस समाज का व्यक्ति विशेष पर गहरा प्रभाव होता है। इस अवस्था में किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन कराने हेतु सर्वप्रथम उसे समाज से अलग करना होगा। जैसे जब किसी गांव का व्यक्ति शहर में लंबे समय तक निवास करता है तो उसकी अभिवृत्ति में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। शिक्षा का स्तर, यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है एवं किसी निर्णय से पूर्व तार्किक होकर एवं परिस्थितियों का आकलन कर निर्णय लेता है तो ऐसे व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन उचित तर्क के माध्यम से किया जा सकता है। जबकि किसी भावुक व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन भावुकता के आधार पर भी किया जा सकता है। आर्थिक क्षमता, यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति अपनी समय बचाने हेतु ट्रैफिक सिग्नल को बार बार तोड़ता है, ऐसी स्थिति में चालान अधिक होने पर भी वह ऐसा कृत करेगा, क्योंकि धनाढ्य व्यक्ति के लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, जबकि किसी ऑटो ड्राइवर के लिए समय से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसे हैं। चालान की राशि बढ़ाए जाने पर इस बात की पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति ट्रैफिक के नियम का पालन करेगा। लाभ हानि के घटक, जीवन का लक्ष्य एवं आकांक्षा, ज्ञान का स्वरूप एवं स्रोत, कुछ अन्य घटक। दूसरा है संदेशवाहक। संदेशवाहक वह होता है जिसके माध्यम से अभिवृत्ति में बदलाव करवाना है। संदेशवाहक के रूप में कई प्रकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सत्यनिष्ठा हो। सत्यनिष्ठा से विश्वसनीयता पैदा होती है। यदि विश्वसनीय व्यक्ति कोई संदेश देता है तो उसकी विश्वसनीयता के आधार पर उसको मानने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर की विश्वसनीयता के कारण ही उसके द्वारा बाजार में जिन वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया जाता है उसकी स्वतः ही बिक्री बढ़ जाती है। विशेषज्ञता, क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल करने वाला व्यक्ति जब किसी तथ्य के बारे में जानकारी देता है तो उसे मानने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मिल्कमैन वर्गीय कुरियन एवं हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा यदि कोई तथ्य या जानकारी उपलब्ध कराने की स्थिति में लोगों द्वारा उसे मानने की संभावना बढ़ जाती है। वर्गीय समानता, यदि किसी किसान द्वारा इस तथ्य की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है कि किसी खास प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करने के उपरांत उसकी खेती के पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, ऐसी स्थिति में इस तथ्य की पूरी संभावना है कि अन्य किसान उसे मानेंगे। प्रसिद्धि या नैतिक छवि, समाज का ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रसिद्धि के साथ साथ उसके नैतिक छवि के लिए भी जाना जाता हो। यदि ऐसे व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसकी संभावना है कि समाज के एक बड़े तबके उसके द्वारा स्वीकार किया जाता हो। तीसरा है संदेश। संदेश कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कहानी वृत्तांत का प्रयोग कर विभिन्न पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, वेद आदि के माध्यम से धर्म की अभिवृत्ति को लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस विभिन्न संदेशों का उपयोग कर समाज के एक बड़े वर्ग की अभिवृत्ति में परिवर्तन कराया जाता है। नैतिक, कई बार अभिवृत्ति में परिवर्तन हेतु नैतिक संदेश का प्रयोग किया जाता है और उसे समाज के लिए उचित बताया जाता है। जैसे जातीय जनगणना, लोकप्रिय प्रचलित मान्यताओं का प्रयोग कर भी अभिवृत्ति परिवर्तन कराया जाता है। संदेश के एक पक्षी सूचना उदाहरण आदि देकर अभिवृत्ति में परिवर्तन कराया जाता है। मार्ग या रास्ता, अभिवृत्ति में परिवर्तन कराने हेतु मुख्यतः 2 मार्ग हैं, केंद्रीय एवं परिधि मार्ग।
केंद्रीय मार्ग ऐसा मार्ग जिसमें जिस चीज से संबंधित प्रवृत्ति बदलवाना नहीं है, सीधा उसी तथ्य पर बात किया जाता है। जैसे कोई पेस्ट कंपनी सीधे पेस्ट की विशेषता बताती है तो केंद्रीय मार्ग का अनुसरण करती है। परिधि मार्ग ऐसा मार्ग जिसमें हम जिसकी अभिवृत्ति बदलवाना चाहते हैं उस पर जोर न देकर परिधि पर जोर दिया जाता है। जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक के प्रचार के समय कोल्ड ड्रिंक की विशेषज्ञता न बताकर संबंधित मॉडल को सुपरमैन जैसा दिखाया जाता है। अनुनय को चार भागों में विभाजित किया जाता है। लक्षित श्रोता की विशेषता, संदेशवाहक की विशेषता, संदेश की विशेषता और मार्गों के प्रकार। मार्ग के प्रकार, टाइप ऑफ रूट। मार्ग चार प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है इथोस, अपील टू एथिक्स ऑफ मोरालिटी, अर्थात इसके अंतर्गत किसी नैतिक तथ्य की व्याख्या या सिद्धांत के माध्यम से अन्वय किया जाता है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित जातियों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक सुधार आदि। पैथोस, अपील टू इमोशन, अर्थात इसके अंदर किसी व्यक्ति की भावना को उभार कर अनुनय किया जाता है। जैसे चुनाव के दौरान विभिन्न नेताओं द्वारा भावनात्मक भाषण का प्रयोग किया जाता है जिससे तात्कालिक समय में आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है एवं वह उसी प्रत्याशी को वोट देते हैं। लोगोस, अपील टू रीजन और लॉजिक, अर्थात किसी तथ्य को तर्क के माध्यम से सिद्ध किया जाता है तब तदुपरांत उसे लोगोस की श्रेणी में रखा जाए। जैसे यदि किसी अर्थशास्त्री द्वारा रेवड़ी कल्चर को अच्छा न मानकर उसकी बुराई की जाए एवं तर्क के माध्यम से उसके सिद्ध भी किया जाए तो इसकी पूरी संभावना कि लोगों के अभिवृत्ति का निर्माण रेवड़ी कल्चर के विपरीत होगा। कायरोस, अपील टू सिचुएशन, इसके अंतर्गत तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अनुनय किया जाता है। जैसे उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान में बाढ़ की समस्या है। ऐसे में यदि राज्य सरकारों द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि नदी के बहाव क्षेत्र में के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए तो वर्तमान में अवश्य ही इस संदर्भ में लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। संदेश के प्रकार, अनुनय के सिद्धांत। फुट इन द डोर, फुट इन द डोर तकनीक के में व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम किसी छोटे मांग के साथ शुरुआत की जाती है। हालांकि उसका वास्तविक लक्ष्य मांग बड़ा होता है। जैसे किसी नए सामान जैसे कपड़े धोने का सर्फ या टिकिया का व्यापारी शुरू में उसे मुफ्त में देता है उस फिर एवं उसके लाभ के बारे में ग्राहकों को अवगत कराता है। हालांकि धीरे धीरे इस तकनीक के माध्यम से वह अपनी बिक्री को बढ़ाता चला जाता है। स्कार्सिटी या कमी, इस तकनीक में व्यक्ति द्वारा जिस वस्तु के प्रति अनुनय करवाना है उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति बनवानी है। ऐसे में उस चीज की कमी दिखाई जाती है जब वो वस्तु या संख्या मात्रा में कम दिखाई देती है एवं यदि व्यक्ति ने उसे अभी नहीं लिया है तो वह चूक जाएगा। ऐसा प्रचार किया जाता है कि ऐसी स्थिति में ग्राहक को उस सामान के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। जैसे बड़े कोचिंग संस्थान में यह ऑफर दिया जाता है कि प्रारंभिक 100 बच्चों के लिए ही 20 या 20% का छूट है या मात्र 20 सीट ही खाली बचे। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह होता है कि वास्तविकता से कम चीजों को दिखाया जाए एवं अवास्तविक कमी को दिखाकर लाभ अर्जित किया जाए। डोर इन द फेस, ऐसी तकनीक जिसमें प्रारंभ में बड़ी मांग रखी जाती है एवं बाद में वास्तविक मांग बताया जाता है। जैसे किसी चैरिटी में बच्चों की शिक्षा हेतु शुरुआत में भारी भरकम मांग की जाती है, हालांकि बाद में धीरे धीरे उसे घटाकर 50 से 100 कर दिया जाता है। अब इस तथ्य की पूरी संभावना है कि व्यक्ति 50 से 100 के लिए मना नहीं करेगा। अभिवृत्ति के प्रकार, अभिवृत्ति दो प्रकार के होते हैं। राजनीतिक अभिवृत्ति, जहां हम शासन के नियम, शासन के सिद्धांत एवं संस्थाओं से संबंधित कोई बातचीत करते हैं उसे हम राजनीति कहते हैं। ऐसे किसी वस्तु के प्रति नजरिया राजनीतिक अभिवृत्ति कहलाता है। जैसे शासन का लक्ष्य क्या है, सरकार कैसे बनेगी, व्यक्ति राज्य संबंध कैसे होगा, यह सारी बातें शासन से संबंधित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हेतु आधुनिक समय में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं जैसे समाजवाद, उदारवाद, लोकतंत्र आदि।
यह विचारधारा विभिन्न राजनीतिक वस्तुओं के प्रति हमारे मूल्यांकन के ढंग ढंग को सुनिश्चित करती है। नैतिक अभिवृत्ति। नैतिक अभिवृत्ति की व्याख्या चाहिए के संदर्भ में की जाती है, जैसे क्या गर्भपात को अनुमति मिलनी चाहिए। इससे संबंधित हमारे मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाली अभिवृत्तियां नैतिक अभिवृत्ति कहलाती है, जो नैतिक वस्तुओं के संदर्भ में हमारे नजरियों को सकारात्मक या नकारात्मक बनाते हैं। जैसे कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, दुविधा हल करने में किस नैतिकता का प्रयोग होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि इन नैतिकता का उत्तर गांधी की नैतिक शिक्षा से मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की नैतिकता गांधीवादी है। इस प्रश्नों के संदर्भ में हमारे दृष्टिकोण मूल्यांकन को तय करने वाले मुख्य सिद्धांत या विचारधाराएं नैतिक अभिवृत्तियों की श्रेणी में आएंगे।